हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए रोजगार पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आए हैं, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 9 अंकों की संख्या जो दे रखी है आपकी 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8, 22 संख्या 72 से विभाज्य है, तो आपको बताना है कि 4x माइनस के 3y का मान क्या होगा। तो देखिए, जो संख्या 72 से विभाजित होगी वो 72 के फैक्टर यानी कि 72 के फैक्टर क्या होंगे 9 गुणा 8। ठीक है, तो 9 से भी विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। आपको दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जो आपस में इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो जो संख्या 72 से विभाजित होगी वो 9 से भी होगी और 8 से भी होगी, तो आपको इन दोनों की ही विभाज्यता का नियम लगाना है। उससे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता क्या कहती है कि यदि किसी संख्या के अंत के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अंत के 3 अंक क्या हैं 7, 8 और 22। जब इसमें 8 का भाग देंगे हम तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी। तो देखिए 8 में 72, कितना बचा 6, उतारेंगे 22। बाई की ऐसे हम क्या वैल्यू रखें कि हमारा 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे बाई बराबर कितना रख दीजिए आप 4, तो यहाँ कितना बन जाएगा 64 और 8 8 64 यानी 8 से वो कट जाएगी। तो इसका मतलब बाई की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, बाई की वैल्यू मिल गई आपको 4। क्लियर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। क्लियर। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 9 की विभाज्यता के नियम से निकालेंगे x की वैल्यू। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो देखिए अंकों का योग कैसे निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ 9 बन रहा हो वहाँ उसको जोड़ेंगे ही नहीं। देखिए ये 9 है तो इसको जोड़िए मत, 6 और 3 9, तो इसको भी मत जोड़िए, बाकी जो संख्या बची उसको जोड़ लीजिए। तो 8 और 5 13 प्लस x प्लस 7 यानी 20 प्लस x और ये कितना है 8 यानी 28 प्लस x और 4 यानी कि 32 प्लस x यानी कि 32 प्लस के x, यानी ये संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित कब होगी, जब x बराबर हम कितना रख देंगे, तो x बराबर रखेंगे हम कितना 4, कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, यानी कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4 और y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4। आपसे पूछा है कि 4x माइनस के 3y की वैल्यू बताइए, तो रख दीजिए इसमें वैल्यू। तो देखिए 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस के 3 गुणा y की वैल्यू भी कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12। 16 माइनस के 12 कितना होता है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कितना है 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब लासा दे रखा हो और मासा दे रखा हो, एक संख्या दे रखी है दूसरी संख्या पूछी है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना है 11, एलसीएम कितना है 693। पहली संख्या कितनी है 77 और दूसरी संख्या आपसे पूछी है जो कि हमने मान ली x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 से कटेगा 7 बार और 7 से कटेगा आपका ये 99 बार। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 99। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंडरूट में 28 प्लस 10 रूट 3 माइनस के अंडरूट में 7 माइनस के 4 रूट 3 का मान बताइए। तो देखिए इसका मान आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये पता चल जाए कि ये जो संख्या लिखी हुई है किसका पूर्ण वर्ग है। तो आपको पता कैसे करना है किसका पूर्ण वर्ग है, तो देखिए इसको समझा देता हूँ मैं, किसको देखते हैं। देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, जो किसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि किस संख्या का वर्ग है, तो देखिए आपको ये जो संख्या लिखी हुई है इसकी तुलना आपको इस फॉर्मूले से करिए, जब प्लस है तो प्लस वाले से करिए और माइनस है तो माइनस वाले से करिए। देखिए कैसे करते हैं, देखिए आपका लिखा हुआ है 28 प्लस 10 रूट 3, इसकी तुलना कैसे करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab से इसकी तुलना करनी है। ठीक है, अब देखिए 2 इसमें से हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो इसको हम ले सकते हैं 28 प्लस के 2 गुणा 5 गुणा अंडरूट में 3। ठीक है, जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी रूट 3। इसका मतलब ये जो संख्या है किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये जो संख्या निकल के आएगी आपकी ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग था यहाँ पे ये, तो इसका मतलब ये 5 प्लस रूट 3 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा।
देखिए इसके ऊपर पहले से अनरूट दे रखा है, देखिए ये अनरूट दे रखा है, इसका मतलब ये अनरूट से क्या होगा, अनरूट से वर्ग वाली संख्या हट जाएगी। तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 प्लस रूट 3 बचेगा। तो देखिए ये वाली संख्या तो सॉल्व होगी। अब बची कौन सी आपकी, अब बची आपकी ये वाली संख्या, इसको भी देख लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है 7 माइनस के 4 रूट 3, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, माइनस वाले फॉर्मूले से। तो देखिए ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab। अब 4 रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2ab की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 7 माइनस के 2 गुणा अंडर में 3। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रूट 3, और a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। तो इसका मतलब ये किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 माइनस से रूट 3 का होल स्क्वायर। चूंकि इसके ऊपर भी पहले से क्या है अंडर लगा हुआ है, तो अंडर से स्क्वायर क्या आ जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अंडर से स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। तो हटने की वजह से कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 2 माइनस के रूट 3। क्लियर। तो अब देखिए इसकी जगह पे तो आपका ये बच जाएगा और इसकी जगह पे आपका ये बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बचता है, तो देखिए इस पूरे की जगह पे कितना बचेगा, इस पूरे की जगह पे बचेगा आपका 5 प्लस रूट 3, और इसकी जगह पे कितना बचेगा माइनस के 2 माइनस के रूट 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। देखिए 5 प्लस रूट 3 माइनस के 2 प्लस रूट 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा 3 प्लस के 2 रूट 3। ठीक है। अब देखिए रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। तो रखिए, तो इसको देखिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 प्लस 2 गुणा रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस के 2 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 6, और ये 4 और ये 3। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6.464, यानी कि लगभग 6.5। ठीक है, जो कि ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आपको पता होगा ना तरीका, तो आपको इतना सारा लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप फटाफट आप कर देंगे, आपको सीधे ये दिखाई देगा और इसका सीधे ये दिखाई देगा। आपको ये जो आपको मैंने समझाया है, इसको समझाने में आपको टाइम खराब नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आपको निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सा आना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आएगा। देखते हैं इसको। देखिए यदि आप कोई संख्या, ये जो संख्या लिखी हुई है ना आपको, ये इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। यदि आपके मान लीजिए कोई भिन्न लिखी हुई है 2 सही 2/3, इस मिश्रित भिन्न को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 प्लस 2/3। ठीक है, इस वाली भिन्न को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो चिपका हुआ है उसको हम अलग भी लिख सकते हैं। तो आंसर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इसी ट्रिक का यूज करना है इस वाले सिंप्लीफिकेशन में। तो देखिए जब हम इसको अलग लिख देंगे तो ये अलग हो जाएगा, इस तरह से ये अलग हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 प्लस 3/5, इसको लिख सकते हैं हम 5 प्लस 1/3, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2/5, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 2/3। अब देखिए सिंपल हो गया ये बिल्कुल। इसको हम अलग अलग जोड़ सकते हैं, 4 और 5 9, 9 और 2 11 और 6 17। तो ये तो पूरा 17 हो गया अलग। इसके बाद में बचा कितना, 3/5, 1/3, 2/5 और 2/3। तो देखिए 3/5 और 2/5 इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 5/5, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/3, यानी कि 1। तो कितना हो गया 17 और 1 18 और 1 19। इस पूरे को सिंपल करके कितना आ जाएगा आंसर 19, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये 3 अंक वाली संख्या कितनी है, 335, 2x 5, x 3 5, 6 3x और 406 का औसत कितना है 411। तो इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको, देखिए आपको पता है कि औसत दे रखा है 411। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग इंटू संख्याओं का योग बटे में संख्या। तो हमें योग निकालना हो तो हम योग कैसे निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए हम 411 में कितने गुणा करेंगे, तो 411 में जितनी संख्या उतने गुणा कर देंगे। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 का गुणा कर देंगे। इसका मतलब योग हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2055। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो पांचों संख्याएं दे रखी हैं इनका योग कितना होना चाहिए 2055। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखिए ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 335
2x5 x3 5 6 3x और 406। इन सब का जोड़ कितना है? तो इन सब का जोड़ है 2055। अब देखिए इन सबको जोड़ने पर जब इकाई अंक 5 आ रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। 21 में हम कितना जोड़ दें कि हमें इकाई अंक 5 मिल जाए? तो हमें यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? हमें 4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी कि x की वैल्यू कितनी है? 4। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई फिर हमें क्या करना है? फिर हमें जो संख्या दे रखी है इनका औसत निकालना है। तो संख्या हमारी कितनी कितनी हो जाएंगी? 4 माइनस के 1 यानी कि 3 पहली संख्या, दूसरी 4 माइनस के 3 क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 4, 4 माइनस के 3 यानी कि 1 और 4 प्लस 3 यानी कि 7 और 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो आपकी चारों संख्या निकल के आ गई। इनका आपका औसत पूछा है। औसत औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे में संख्या। तो देखिए संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20 यानी कि 20 बटे में संख्या कितनी है? 4। 4 का भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5। तो इन संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 134 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य कितना है? 66 रुपये है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 112 सही 1/2% यानी 112.5% अधिक है, तब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए जो 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 1 रुपये के सिक्कों से कितने अधिक है? 112 सही 1/2%। इसका मतलब क्या है? 112 सही 1/2% को हम ले सकते हैं 100% प्लस 12.5%। ठीक है। तो 100% का भिन्न कितना होता है? 1 होता है और 12.5% का होता है 1/8। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9/8। ठीक है। यानी यदि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 8। तो 25 पैसे के सिक्के कितने अधिक होंगे? 9 अधिक होंगे यानी कितने हो जाएंगे? 17। 9 और 8 17। ठीक है। यानी यदि 1 रुपये के सिक्के 8 हैं तो उनसे 9 अधिक क्या है? 25 पैसे के सिक्के, तो कितने होंगे? 17 होंगे। तो जो भी आंसर होगा आपका वो 17 के मल्टीपल में ही होगा क्योंकि 25 पैसे के सिक्के पूछे और 25 पैसे के सिक्के है कितने? 17 यूनिट है। 17 के मल्टीपल में एक ही आंसर है, कितना है वो? 68। तो 17 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 68। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक 2.5 साल के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। तदनुसार दूसरे सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है? ये आपको बतानी है। देखिए मान लेते हैं आपके मतलब जो 5 बच्चे हैं वो किस तरह से हुए हैं? देखिए 1 2 3 4 और 5, इन सब का जोड़ कितना है? तो इन सब का जोड़ है 40। ठीक है, इन सब की आयु का जोड़ कितना है? 40। तो जरा ये बताइए इन सब की आयु के जोड़ का औसत कितना हो जाएगा? औसत का मतलब होता है सबकी संख्या से भाग कर दीजिए 5, 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा? 8। तो जब इन सब में समान अंतर है तो इनका जो औसत होता है वो हमारी बीच वाली संख्या होती है। कितना होता है? बीच वाली संख्या। इसका मतलब जो सबसे बीच वाला जो बच्चा होगा उसकी आयु कितनी होगी? उसकी आयु होगी 8 वर्ष। कितनी होगी? 8 वर्ष उसकी आयु होगी। अब आपसे बोला कि प्रत्येक में 2.5 साल का अंतर है, तो इससे जो छोटा होगा वो कितने साल का होगा? वो होगा 5.5 साल का। 2.5 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 5.5 साल का। आपसे यही पूछा था कि दूसरा सबसे छोटा, ये सबसे छोटा होगा, इस दूसरा सबसे छोटा होगा, तो दूसरा सबसे छोटा कितने साल का होगा? तो 5.5 साल का होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 का निवेश किया था। उन्हें साल के अंत में 2,000 का लाभ हुआ। बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपये लिया, तो ए ने कितना रुपये निवेश किया? देखिए इसको, देखिए कुल लाभ कितना है? तो कुल लाभ है आपका 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 में से बी को कितना मिला है? ये हो गया ए और ये हो गया बी। बी को कितना मिला है? बी को मिला है 600। तो ए को कितना मिला हुआ? ए को मिला हुआ 1400, क्योंकि कुल लाभ कितना है? 2,000 रुपये। तो जिस अनुपात में लाभ बटा होगा उसी अनुपात में तो इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो इन्होंने अनुपात क्या है? लाभ बटने का अनुपात क्या है? लाभ बटने का अनुपात है आपका 7:3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 7, यानी कि 7:3। इसका मतलब इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो किस अनुपात में किया है? तो 7:3 के अनुपात में किया है, यानी 7 और 3 10। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 15,000, क्योंकि दोनों ने जो कुल मिला के इन्वेस्ट किया वो कितना किया है? 15,000 किया है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000 बट्टे में 10। पूछा क्या है?
ए का इन्वेस्टमेंट क्या है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे 7 का, 0 से 0 खत्म, 15 7 105, 105 पे 2 0, 10,500, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, जब किसी संख्या का 68.5714% 110 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, तो वह संख्या कितनी होगी। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 68.5714% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 24/35, ठीक है, 24/35। आपसे बोला कि 35 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें 35 ही मिल जाए। तो देखिए 24 में कितना जोड़ा जा रहा है कि 11 जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि कितना जोड़ा जा रहा है 110, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 110, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 10। आपसे पूछा कि संख्या क्या है, तो संख्या हमारी कितनी थी 35, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने 24,300 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि कितनी परसेंट होगी। तो देखिए जब समान लाभ पर बेची जाए या फिर समान परसेंट हानि पर बेची जाए तो ओवरऑल जो होता है वो हानि ही होती है, ठीक है। कितने परसेंट की हानि होती है, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट इसका ये जो संख्या दे रखी है, जो सामान दे रखा होता है उसका वर्ग कर दीजिए, बटे में क्या कर दीजिए 100, कितना हो जाएगा ये 2.25%, यानी जो हानि होगी वो आपको कितनी होगी 15 का वर्ग बटे में 100, यानी कि 2.25% की हानि होगी ओवरऑल। तो ये हानि कितनी किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य है कितना 24,300, तो 24,300 का 2.25% जब निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आपका आंसर आएगा 546.75%, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा आपको 546.75%, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, कोई ग्राहक 10,000 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता था। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, एक 25% की एकल छूट और एक 14% और 12% की 2 क्रमागत छूट। ग्राहकों के लिए कौन सी छूट बेहतर है और कितना है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था, तो आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो अंत में दूध का प्रतिशत बताइए। देखिए आपको इसमें बोला है कि इसमें दूध डाला जा रहा है, ठीक है। आपको पानी की मात्रा, पानी की परसेंटेज निकालनी है पहले, तो फिर इसको हम 100 में से घटा देंगे तो हमें दूध की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो चलिए ये बताइए शुरू में पानी था कितना 2 और 3 यानी कि 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है 100, यानी 2:3 में बटा हुआ था ना 100 लीटर, तो 5 की वैल्यू दे रखी है आपकी 100, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 100 बटे में 5 गुणा 3 यानी कि 60। यानी शुरू में पानी कितना था, तो शुरू में पानी था 60 लीटर। अब देखिए शुरू में पानी था 60 लीटर, अब पानी दूध कितना निकाला गया 10 भाग निकाला गया, कितने में से 100 में से 10 भाग निकाला गया है 100 में से, यानी कि 10 भाग निकाला गया, यानी 1/10 भाग निकाला गया है, तो बचा कितना होगा, तो 9/10 भाग बचा होगा, तो 9/10 कर दीजिए यहाँ पे। फिर अगली बार भी यही प्रक्रिया दोहराई गई है, तो फिर 9/10 बचा होगा, फिर अगली बार यही प्रक्रिया दोहराई गई है, फिर 9/10 बचा होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है 3 बार, एक बार पहले और फिर 2 बार और। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये जो मात्रा निकल के आई है कितनी, किसकी निकल के आई है, पानी की, वाटर की, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 खत्म, 9 का क्यू कितना होता है 729 गुणा 6, 729 गुणा 6 कितना होता है, तो 729 गुणा 6 होता है आपका, बटे में कितना बचेगा 100 भी बचेगा, ये भी ध्यान रखिए। तो 6 9 54, 6 2 12 और 5 17 और 6 42 और 1 43, यानी कि 43.74%, ठीक है। ये क्या है आपका पानी, लेकिन आपसे पूछा क्या है दूध, तो हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस के 43.74 जो किसके बराबर होगा आपका 56.26%। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी थी 6% थी, अगले 3 वर्षों के लिए 9% थी और 6 वर्ष के बाद, यानी कि 3 और 3 6 वर्ष हो गए, तो 6 वर्ष के बाद में जो ब्याज की दर थी वो 10% थी, तो 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये का ब्याज चुकाना पड़ा, साधारण ब्याज चुकाना पड़ा।
तो उसने कितनी राशि जमा कराई थी। देखिए पहले 3 वर्षों के लिए कितनी थी 6%, तो कुल मिला के दर कितनी हो जाएगी 3 गुणा 6 यानी कि 18% की, यानी पहले 3 सालों के लिए ब्याज कितनी मिलेगी 18% की दर से मिलेगी, और अगले 3 साल के लिए 3 27% के हिसाब से मिलेगी, और अगले 3 साल के लिए क्योंकि टोटल 9 वर्ष के लिए उदाहरण दी गई है तो 3 और 3 6 साल तो ये हो गए, बच्चे कितने 3 साल बच्चे, तो 10 दिया 30%। यानी यदि मूलधन आपका 100 रुपये था तो पहले 3 साल के लिए 18% ब्याज मिलेगी, फिर अगले 3 साल के लिए 27% और अगले 3 साल के लिए 30%। कुल मिला के 100 रुपये पर आपको ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 18 और 27 45, 45 और 30 75, यानी आपको 100 रुपये पर 75% ब्याज मिल जाएगी। लेकिन आपको बोला कितना है, कितनी ब्याज मिल रही है, तो 1650 रुपये आपको ब्याज मिल रही है। ठीक है 1650, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1650 बटे में 75। क्लियर। तो जरा ये बताइए आपसे पूछा क्या था, मूलधन पूछा था, यानी कितनी राशि थी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% बराबर 1650 बटे में 75 गुणा 100। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, 15 पन्ना 75, 15 से कटेगा आपका ये 110 बार, 5 से कटेगा आपका ये 22 बार, 22 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 100 हो जाएगा आपका 2200, यानी कि राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि हो जाएगी आपकी 2200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 155 रुपये दे रखा है, आपको मूलधन बताना है। देखिए या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 10% जब दर दे रखा हो, 3 साल का ब्याज कितना होता है, साधारण ब्याज होता है 30% और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 3.1%। ठीक है 3.1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.1% की वैल्यू दे रखी है आपको 155, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 155 बटे में 3.1, तो आपको चाहिए क्या 100% की वैल्यू, क्योंकि मूलधन चाहिए तो 100% बराबर मिल जाएगा आपको 155 बटे में 3.1 गुणा 100। सॉल्व कर लीजिए इसको, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 31 से कटेगा आपका 50 बार, 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा 5000, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5000, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो देखिए डिफरेंस 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है 3 साल के लिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 155 दे रखा है, पी हमें निकालना है यानी मूलधन निकालना है हमें, दर दे रखी है 10 बटे में 100, 2 इंटू 300 प्लस दर दे रखी है 10 बटे में 100। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 खत्म। ठीक है और ये कितना हो जाएगा 310 बटे में 100, 155 बराबर 1/10 का वर्ग यानी कि 1/100 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर। और यहाँ से हो जाएगा 310 बटे में 100। इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 खत्म। क्लियर। 31 से कटेगा ये आपका 5 गुणा कितना होगा 1 2 3 3 जीरो, यानी 5 पे कितना आ जाएंगे 3 जीरो, तो पी बराबर कितना हो गया 5000। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। दोनों तरीके हैं जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रीना, बीना और बिमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए 4, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24 होता है, कितना होता है 24। तो आप ये देखिए कि किसको मिलाने पर, किसको भिन्न को सॉल्व करने पर हर आपको 24 मिल जाएगा। देखिए यहाँ तो 24 है ही नहीं है, 11 पंजे 55 2 57, ये भी नहीं होगा, 11 तिया 33 और 2 35, ये भी नहीं होगा, 11 दूनी 22 और 2 24, तो ये आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी जो बताया था वो तो आपका शॉर्ट सॉल्यूशन था, क्या था कि आपका जो हर जो अंश होना चाहिए वो 24 बनना चाहिए। ठीक है आप सॉल्व करेंगे तो इसी वाले में क्या बनेगा 24 आपका अंश बनेगा और किसी में नहीं बनेगा, जो कि आपके एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो आपका ये समय दे रखा है इसका एलसीएम मान लीजिए कितना हो जाएगा 24। जो एलसीएम आपका 24 है वो आपका टोटल काम माना जाता है, कुल काम कितना मान लिया हमने 24। ठीक है जिसको पहला वाला रीना है वो 4 घंटे में कर रही है, और जो बीना है वो 8 घंटे में, और जो बिमला है वो 12 घंटे में। तो इसका मतलब 4 घंटे में 24 काम कर रही है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी 6 काम करेगी, और ये 1 घंटे में 3 काम करेगा और 1 घंटे में 2 काम करेगा। कुल मिला के इन तीनों के द्वारा 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा 6 और 3 और 2 11 काम हो जाएगा।
यानी कि ये तीनों लोग मिलके 1 घंटे में 11 काम कर देते हैं। तो 24 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 24/11, 24/11 कितना हो जाएगा? 2 सही 2/11, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लॉन्ग तरीका भी हो गया और शॉर्ट तरीका भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 घंटे में टंकी को भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? देखिए 15 नल हैं, कितने घंटे में भर रहे हैं, कितने मिनट में भर रहे हैं? 36 मिनट में भर रहे हैं। तो कितने नल हमने मान लिया x नल, कितने घंटे में भर देंगे? 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। ठीक है, M1D1 बराबर M2D2, वो वाला फॉर्मूला लगाया इसमें मैंने। तो देखिए 15 नल 36 मिनट में, तो कितने नल? 60 मिनट में। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा आपका 9 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9, यानी कि 9 नल इसको 1 घंटे में भर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को कितना समय बच जाएगा? ठीक है, देखिए पहले समय कितना लग रहा था? 120 किलोमीटर की दूरी थी और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। पहले समय कितना लग रहा था? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी कि 120 बटे में 40 यानी कि 3। यानी शुरू में जो लग रहे थे वो उसको 3 घंटे लग रहे थे। अब कितने घंटे लगेंगे? तो देखिए अब चाल कितनी हो गई है? 25% बढ़ गई है, यानी 40 का 25% होता है 10। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए जगह कम है। देखिए 40 का 25% मतलब यानी कि 1/4 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि चाल कितनी बढ़ गई है? तो चाल बढ़ गई है 10। पहले चाल कितनी थी? 40 थी। अब चाल कितनी हो गई है? 50। अब चाल कितनी हो गई है? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा अब चाल हो गई है। अब 50 की स्पीड से 120 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर आपको पता ही है, दूरी बट्टे चाल, यानी 120/50 कितना हो जाएगा? 2 घंटे। और 20/50 का मतलब 2/5, और 2/5 को जब मिनट में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? तो 2/5 गुणा 60, यानी कि 5 से कटेगा 12, 12 दूनी 24, यानी 2 घंटे 24 मिनट। यानी अब जो समय लग रहा है उसको वो 2 घंटे 24 मिनट का समय लग रहा है। पहले कितना लग रहा था? पहले आपका 3 घंटे का समय लग रहा था। तो कितना समय बचा लिया उसने? तो उसने बचा लिया 36 मिनट, क्योंकि 3 घंटे में से 2 घंटे 24 मिनट घटा देंगे तो कितना समय बचेगा? तो 36 मिनट का समय बच जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माना शांत जल में नाव की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए जब धारा की दिशा में चलेगी ना नाव, तो दोनों की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी, यानी अनुकूल दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। तो सापेक्षिक चाल कितनी बन जाएगी? 17 और 5 22, यानी जब धारा की दिशा में जब नाव चलेगी तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। और इस चाल से दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर की दूरी। तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बट्टे 4। ठीक है, कितने घंटे लग जाएंगे? 5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्गाकार खेत के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो देखिए जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल में कितनी होगी? 2 बार वृद्धि हो रही है। 2 बार वृद्धि का मतलब 15% का प्लस 15% प्लस 15 गुणा 15/100। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वाले फॉर्मूले से आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 15 30 प्लस 2.25%, तो ये हो जाएगा आपका 32.25%। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी है? 7√3 है, तो इसका आयतन कितना होगा? तो देखिए घन का आयतन क्या होता है? a√3, जो किसके बराबर दे रखा है? 7√3 के। √3 से √3 खत्म, a बराबर कितना आ गया? 7, यानी घन की भुजा कितनी मिल गई? घन की भुजा मिल गई 7। और घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है a की पावर 3, तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। इसका मतलब जो घन का आयतन होगा वो कितना होगा? 343। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।